अध्यक्ष जी, 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 650 बिलियन डॉलर हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या बदलाव आया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहां वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहाँ करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब मां के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है। 42 सेंट्रल एक्ट में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको ख़त्म किया है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूँ 63,000 के लगभग कंप्लाइंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लाइंसेस के बर्डन को ख़त्म कर दिया है और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि हम इसको और सुधार करेंगे और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 137वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में 13वां स्थान था, आज वो 25वां है। और ये सारे कदम हमने उस दिशा में उठाए और देश के युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, ये एक आंकड़ा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं जो बदलाव दिखाता है। स्टार्टअप हमारे देश में मात्र 350 थे, हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं थे, आज वो 350 से बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए। और माननीय सभापति जी, इसके साथ साथ हमारा भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे यहाँ पर मात्र 3 से 4 यूनिकॉर्न थी, आज लगभग 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बनी है। एक यूनिकॉर्न का मतलब है 8,500 करोड़ से ज़्यादा उसकी वर्थ होना। आज स्पेस सेक्टर भी हमने खोल दिया है, 160 से ज़्यादा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। बैंकिंग क्षेत्र तो पिछली सरकार ऐसा छोड़कर गई थी कि ऐसा लगता था देश के सारे बैंक बंद ही हो जाएंगे, चरमरा जाएंगे। 12 में से 11 की स्थिति तो घाटे वाली थी।
अधिकतर पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लेकिन हमारी 4R स्ट्रैटेजी ने देश में वो बदलाव किया, रिफॉर्म लाकर, रेजोल्यूशन रिकवरी लाकर, रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, इन चारों के वजह से आज क्या बदलाव हुआ है। आप कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ पर जो 36,000 करोड़ का मुनाफा आता था पब्लिक सेक्टर बैंक का, आज बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गया, 1,41,000 करोड़। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए थे वो 15% से कम होकर मात्र 3% रह गए। अब ये और कम होने वाले, हमारे बैंक और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,50,000 करोड़ थी वो बढ़कर 17 लाख करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना ज्यादा हो गई। इनके समय फोन बैंकिंग चलती थी, फोन होता था, बैंक वाले पैसे दे देते थे और वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे। हमने एनडीए में भी कमी लाए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट में भी कमी लाए हैं। आज उसका प्रभाव माननीय सभापति जी ये फर्क पड़ता है। 2014 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट था 14.25%, जो कम होकर रह गया लगभग 9%। होम लोन मिलता था 10.15% इंटरेस्ट रेट पर, आज मिलता है 8.40% पर। ऑटो लोन था 10.95% पर, आज रह गया 8.75% पर। पर्सनल लोन था 14.25% इंटरेस्ट पर, आज है 11.5% पर। ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किन आधार पर हुई है? इसके लिए डिजिटाइजेशन, इजी क्रेडिट और फॉर्मलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है और मात्र 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई-नाम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर हुआ है। जहाँ तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूँ तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहाँ लगभग 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए और लगभग 34 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर मिला और उन लोगों ने अपने काम काज की शुरुआत की है। आपके समय तो बैंक खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता था, 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था। आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते लोगों के घर पे जाकर भी खुलवा दिए। ये सरकार आपके घर द्वार, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, SC ST वुमेन के लिए और हमारे SC ST और वुमेन, इन तीनों के लिए आज स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी सरकार लाई, जिससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को बगैर किसी गारंटी के अगर पैसा मिला और अपना व्यापार करने का अवसर मिला तो नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में मिला। माननीय सभापति जी, ये कहना आसान होता है, ये कोविड के समय भी जो मदद मिली 10-10 हज़ार रुपये से शुरू किया था। जिन लोगों ने समय पर पैसा वापस कर दिया, डिजिटल पेमेंट से वापस किया, उनका इंटरेस्ट भी माफ हो गया। 10,000 की बजाय आज 20,000 का पैसा मिला, 20,000 से 50,000 मिला और आज उनका व्यापार भी बना, कई उनमें से लखपति भी बन गए। अब तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना लाने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के रेडी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हमने नए लेबर लॉज लाए और इसके कारण हमें फ़ायदा मिला। ई श्रम हमने इसको फॉर्मलाइज किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते थे। आज लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड बने हैं और ईपीएफओ में अगर मैं कहूँ रजिस्ट्रेशन जो नई हुई है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख है, जो 2018 से लेकर 2024 तक हुई। इससे पता लगता है देश में रोजगार की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। डिजिटल इंडिया, अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर कोविन ऐप की बात करूं, आरोग्य सेतु ऐप की बात करूं, ई-नाम से लेकर हमारे जैम पोर्टल की बात करें या डिजिटल OPD सर्विसेज, डिजिटल कोर्ट्स की बात करें,
आज हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गांव में किसको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी? कहाँ कोई 7.5 रुपये में आलू या टमाटर खरीद पाएगा? कैसे पैसों का लेन देन हो पाएगा? आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो वो शायद सोचते थे कि संभव नहीं हो पाएगा, वो असंभव को भी संभव हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज भीम यूपीआई, जी भीम यूपीआई, आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, आज दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो हमारे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, बड़ा से लेकर बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी भी करता है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी ये कहना चाहता हूं, ये भारत को जहां रोकना चाहते थे वहां भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं, अगर 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था तो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं सदन को भी उसके लाभ मिल पाएगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। अगर 2014 में हम कहां खड़े थे? 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 206 रूट थे, आज 609 रूट है। 2014 में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 में हम 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 16 IIT थे, आज 23 IIT हैं। 2014 में 13 IIM थे, आज 21 IIM हैं। 2014 में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हैं। 2014 में 9 IIIT थी, आज 25 IIIT हैं। और यही नहीं, उस समय 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। तब 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज हैं। तब 50,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 से ज्यादा सीटें MBBS की हैं। तब 31,000 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं, आज 65,000 के लगभग सीटें हैं। उस समय और अब के समय में इतना अंतर है माननीय सभापति जी, कि उस समय स्टार्टअप 350 थे, आज 1 लाख स्टार्टअप है। उस समय 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 यूनिकॉर्न है। तब आपका बैंकों का प्रॉफिट 36,000 करोड़ था, आज 1,41,000 करोड़ है। तब NPA 15% था, 3%। तब मार्केट कैप बैंकों की 4 लाख करोड़ थी, आज 17 लाख करोड़ है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। मैरीन एक्सपोर्ट की बात करूं तो उस समय $5 बिलियन था, आज $8.9 बिलियन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हमारे $6 बिलियन था, आज $24 बिलियन, 4 गुना ज्यादा हो गया है। टॉय एक्सपोर्ट हमारा उस समय 96 मिलियन था, आज 326 मिलियन, 3 गुना से ज्यादा हो गया। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे $320 बिलियन से बढ़कर $650 बिलियन हो गए। एक्सपोर्ट हमारा $470 बिलियन से बढ़कर $770 बिलियन हो गया। हमारा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू मात्र 11 लाख करोड़ था, आज 33 लाख करोड़ हो गया। लोगों ने ईमानदारी के साथ टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। उस समय 2 मेगा फूड पार्क थे, आज 200 मेगा फूड पार्क हैं। आपके समय 2 करोड़ आवास बने, हमारे समय 4 करोड़ आवास बने। आपके समय तक 70 सालों में 3 करोड़ घरों में नल से जल था, आज 14 करोड़ घरों में नल से जल है। आपके समय सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे हम मोबाइल फोन के, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल के। माई और बहनों, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उस समय GDP हमारी 1.8 ट्रिलियन थी, आज 3.8 ट्रिलियन पार कर गई है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे और भी मेरे पास आंकड़े हैं, वो थोड़ी देर बाद सुना दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज जहां एक और सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, हवाई पट्टियां बन रही हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत आपके समय एक नहीं थी, आज लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन
आज अलग अलग रूटों पर देश में चल रही। मेरे साथियों, नेचुरल गैस पाइपलाइन आज 23,000 किलोमीटर से ज़्यादा बिछ गई है। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा भारतमाला परियोजना में प्रोजेक्ट बन गए। आपके समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन में, आज हम 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाते हैं। आपके समय ग्रामीण सड़कें बनती थी 30 किलोमीटर एक दिन में, आज बनती है 91 किलोमीटर एक दिन में। क्या कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन। अगर आपकी रफ्तार से देश आगे बढ़ता तो आज वहीं का वहीं खड़ा रहता। आपने 10 साल सरकार चलाई, 11वें नंबर पर ही खड़ी रही। भारत की अर्थव्यवस्था हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 15% किया। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड के टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए था अपना व्यापार करने के लिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड रिकॉर्ड समय के अंदर जनता को वापस करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज रिकॉर्ड समय के आपके समय 1.5 साल रिफंड नहीं आता था, आज रिकॉर्ड समय के अंदर आता है। और यही नहीं, हमने बैंकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया और 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल महाराज जी आप जैसी कई कंपनियों को दिया है, तो भारत सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया था। और यही नहीं, पीएलआई स्कीम की मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम में 8 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 लाख करोड़ के इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिलती है। और यही नहीं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कह रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत, नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह, इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एचएवी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा, ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना। आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली, हम कोविड से भी बच गए। और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं। और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई, तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रसारण पर रोक लगाई। माननीय सभापति जी, और जब मैं बात करता हूं विकास भी विरासत की भी, तो हम यही नहीं,
सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया और दिव्य और भव्य राम मंदिर भी बनाया है। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर दा लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी, जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों का